मेरे अजीज गवर्नमेंट के नफरों, कि मैं कितना परेशान हो रहा हूँ, पानी ना मेरे इलाके में। कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए मैं लियारी गई। वो इलाका जिसे भुट्टो का गढ़ कहा जाता था, आजकल गटर बना हुआ है। अनबिलीवेबल सी। अब इधर आप खुद देखो क्या है, और अंदर देखो वॉशरूम भरे हुए, किचनों में पानी है। इंसान थोड़ा तो सुने हम लोगों की भी, हम किस हालत में हैं। और लोग इन्हीं हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। इंटरव्यूज के दौरान एक शख्स ने हमें अपना पीने वाला पानी दिखाया, और वो पानी ऐसा था जिसे मैं आपको दिखाए बगैर नहीं रह सकती। ये है वो पानी जो लियारी वाले पीते हैं। इसी पानी से खाने पकाते हैं, बर्तन धोते हैं और वुजू करते हैं। लेकिन आधे से ज्यादा कराची वालों के पास तो ये भी नहीं है। हमारे पानी नहीं आता, पानी हम बाहर से भरते हैं। गटर का पानी आ रहा है घरों में बिल्कुल गटर का पानी आ रहा है। काम करते घरों में, तो हम ये करेंगे या पानी भरेंगे बाहर से, ये बताओ। तकरीबन 3 साल से हम पानी के लिए तरस गए। कराची जो है उसको 60% रेजिडेंट्स ऐसे हैं जिनको पाइप वाटर सप्लाई नहीं मिलता। उनमें हम जैसे लोग हैं जो डिफेंस में रहते हैं वो भी शामिल है, और जो कच्ची आबादी में रहते हैं वो भी शामिल है। लियारी हो या डिफेंस, गुलशन हो या गुलिस्तान, यहाँ एक मसला ऐसा है जो सब कराची वालों को अफेक्ट करता है। पूरे कराची की एक ही आवाज है, पानी दे दो। आजकल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? इमरान खान की पैदाइश 1952 की है, लेकिन कराची के पानी का मसला इससे भी पुराना है। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए हमने सिटी प्लानर्स, माहिरीन माहौलियात, सियासतदानों, मुआशी माहिरीन, इंजीनियर्स और अवाम सबसे बात की और जानने की कोशिश की कि क्या वजह है कि 1951 से लेकर आज तक कोई भी सिविल, मिलिट्री या फिर हाइब्रिड हुकूमत कराची को पानी नहीं दे सकी। आज 15-16 साल से हो गए कि हमारे पास यहाँ पे पानी नहीं है इलाके में। मेरे गली में 20 साल हो गया पानी नहीं आ रहा। ये कहानी समझने के लिए हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। पार्टीशन के बाद कराची की 4 लाख की आबादी में रातों रात इजाफा हुआ। 1951 के सेंसस से हमें पता चला कि ये शहर अब 15 लाख लोगों का घर बन चुका है, और यही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वजह बना पानी के बहरान की। क्योंकि हम यूजुअली जब कमी की बात करते हैं तो हम समझते कि एक गिलास आप मेरे पास था और अब वो पौना गिलास है, तो हम कहते हैं पानी की कमी है। इसका मतलब है कि पानी की अवेलेबिलिटी में कमी आई है। हम अक्सर उस पर बात नहीं करते कि उसका इस्तेमाल बढ़ गया है, जिस वजह से जितना पहले पानी मुझको मिलता था, जो एक गिलास मिलता था, अब वो पौना गिलास मिल गया। 1951 में 15 लाख कराचियाइट्स के लिए सिर्फ 7 करोड़ गैलन पानी की जरूरत थी, लेकिन शहर के पास सिर्फ 1.5 करोड़ गैलन पानी मौजूद था। और आज 74-75 साल बाद जब कराची को 120 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है, तो यहाँ की लाइनों में सिर्फ 65 करोड़ गैलन पानी मौजूद है। और यही कराची में पानी के बहरान की सबसे बड़ी वजह है, यानी आमदनी 98 और खर्चा रुपया। लेकिन रुके, ये 120 करोड़ गैलन डिमांड का नंबर आता कहाँ से है? ये नंबर आता है एक अजम्पशन से, और वो अजम्पशन ये है कि कराची में रहने वाला हर शख्स रोजाना 204 लीटर पानी इस्तेमाल करता है, और इस नंबर को शहर की 2 करोड़ 40 लाख आबादी से मल्टीप्लाई करके 120 करोड़ गैलन डिमांड के नंबर तक पहुंच जाता है। लेकिन ठहर जाए, 204 लीटर रोजाना? एक आम इंसान अगर रोज शावर भी ले, 5 वक्त वुजू भी करे, बाथरूम भी इस्तेमाल करे, 3-4 लीटर पानी पी भी जाए, तब भी 204 लीटर का नंबर हमें थोड़ा ज्यादा लगा। हमने दुनिया के दूसरे बड़े शहरों का पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन मालूम किया, तो पता चला कि कराची वाले तो लंदन, पेरिस, बीजिंग और दिल्ली वालों से भी ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने थोड़ी और रिसर्च की तो साइंस डायरेक्ट वेबसाइट पर मौजूद जर्नल ऑफ हाइड्रोलॉजी की एक रिपोर्ट हमारे सामने आई, जिसे दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करने वाले पाकिस्तानियों ने तहरीर किया था। और इस रिपोर्ट ने कराची के पानी के बहरान का पोल खोल दिया। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि कराची वालों का एक्चुअल यूज सिर्फ 109 लीटर पर डे है, जो वाटर कॉर्पोरेशन के नंबर का आधा है। और इस हिसाब से
कराची को रोजाना सिर्फ 69 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है, जिसमें से 65 करोड़ गैलन तो ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ दो बहुत अहम सवाल उठते हैं। वाटर कॉर्पोरेशन एक्चुअल जरूरत से इतना बड़ा नंबर क्यों कोट करता है, और दूसरा ये कि हमारी रिसर्च के मुताबिक पानी की कोई कमी नहीं है, तो फिर शहर को पानी मिल क्यों नहीं रहा? इसमें 4 इश्यूज हैं। इश्यू नंबर 1 कि जो आपका पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नाकिस हो गया है। दूसरा इशू जो है वो ये है, ये जो आपके का मैनेजमेंट है इस सारे निज़ाम का, वो करप्शन से भरा हुआ है। पानी है मगर वो टैंकर्स के जरिए फराहम किया जाता है। नंबर 3, ये जो मैनेजमेंट का तरीका है, ये कुछ इलाकों को मैक्सिमम पानी देता है, कुछ इलाकों को नहीं देता। देयर इज़ नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और फाइनली जो कि सबसे अहम चीज़ समझी जाती है मगर मेरे ख्याल में नहीं है, कि पानी की जेन्युइन कमी है पर कैपिटा के हिसाब से। क्योंकि ये हालात ऐसे हैं, तो आप बोरिंग करके पानी लेते हैं, आप टैंकर को पैसे दे के पानी लेते हैं, पाइपलाइन लाइनमैन को बकरीद के मौके पर एक पूरी रान दे के पानी लेते हैं। कोई ना कोई तरीका है जो कि आप पानी लेते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स के पास 3 तरीकों से पैसा आता है, मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और फंडिंग। फंडिंग हमारे पास है नहीं, और आपने ये भी नोट किया होगा कि रफ्तार की अक्सर वीडियोस पर कोई स्पॉन्सर्स नहीं होते। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि स्पॉन्सर्स को लगता है कि रफ्तार जो कंटेंट बनाता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो हमसे दूर रहते हैं, और दूसरा हमें भी उनके करीब जाते हुए खतरा महसूस होता है। तीसरा, मोनेटाइजेशन। पाकिस्तानी कंटेंट को जो रेट्स मिलते हैं बहुत कम होते हैं, यानी कि 1000 व्यूज पे कोई 200-250 रुपए। और दूसरा मसला ये है कि जिस तरह का कंटेंट हम बनाते हैं वो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है, किताबों को छानना पड़ता है। इसलिए हम डेली ब्लॉगर्स की तरह रोजाना की 2-2, 3-3 वीडियोस अपलोड नहीं करते। ये तो थे 3 रिवायती ऑप्शंस, लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है, आप। इसलिए अब रफ्तार पेट्रियन पर भी जा रहा है, जहां आप हमारे न्यूज रूम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे टॉपिक्स चूज करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपस में लड़ते हैं, कीमे के समोसे खाते हैं, और सबसे गैर अहम चीज ये कि मुझ नाचीज से भी आप मुलाकात कर सकेंगे। हर चीज की एक कीमत होती है, और सच की भी एक कीमत है, जो रफ्तार पिछले कई सालों से अदा कर रहा है। लेकिन हमें अब आपके साथ की जरूरत है। हर रोज की तरह 30 अप्रैल को भी कराची यूनिवर्सिटी स्टाफ कॉलोनी में रहने वाले टीचर्स काम पे जाने के लिए रेडी हो रहे थे। लेकिन उस दिन जब वो घर से बाहर निकले तो एक सैलाब आया हुआ था। लेकिन केयू तो किसी दरिया के किनारे आबाद नहीं है, और ना ही आसमान से कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ था। तो फिर ये पानी आया कहाँ से? इनकी इस बर्बादी के पीछे किसका हाथ था? ये हम वाटर कॉर्पोरेशन के COO असदुल्ला खान से ही सुन लेते हैं। हमारी ये 2 जो इस वक्त 84 इंच के 2 जो पाइप हैं, ठीक है ना, उनमें से एक 71 का है और एक 56 का है। PRCC पाइप है, ये अपनी जो लाइफ है वो पूरी कर चुके हैं। पानी का एक उसूल है कि पानी को जहाँ पे वीक पॉइंट मिलेगा वो वहाँ से बस्ट करेगा, वहाँ से लीक करेगा और वहाँ से तोड़ फोड़ करेगा। इस शहर में 10,000 किलोमीटर पाइपलाइंस का जाल बिछा हुआ है, जिनमें से ज्यादातर पाइप्स आपके नाना दादा के जमाने से लगे हुए हैं। पुरानी पाइपलाइंस एस्बेस्टोस सीमेंट जैसे आउटडेटेड मटेरियल की हैं, जिनमें से 10 से 15% पानी वैसे ही लीक होकर जाया हो जाता है। हमारा पानी का पूरा सिस्टम जो है वो अपनी यूज जो कहते हैं डिज़ाइन लाइफ, यूजफुल लाइफ पूरी कर चुका है। उसमें बेशुमार लीकेजेस है। अच्छा, लीकेज अगर आम हालात में हो तो पानी में, अगर पानी हमेशा देता हूँ ना, तो लीकेज से नुकसान होगा कि आपका पानी बाहर थोड़ा ज़ाया हो जाएगा। हमारे यहाँ चूँकि बेशतर बस लाइनें खाली रहती हैं, पानी आया फिर पानी आपने बंद कर दिया, लाइन में क्या रह गया? वैक्यूम। उस वैक्यूम की वजह से लीकेज से वो पानी आसपास का गंदा पानी, ज़मीन का पानी होता है, वो खींच कर अंदर ले आती है। आप जाएँ कराची के जो वाटर सप्लाई शुरू होती है धाबे जी से, तो वहाँ पे आज तक वो जहाज़ों के इंजन का लगा हुआ पहला पंपिंग स्टेशन भी चल रहा है, जिसमें जहाज़ों के इंजन लगे हुए हैं, जो क्रूड ऑयल से चलते थे, जो काले ऑयल तेल से चलने वाले इंजन हैं, वो भी चल रहे हैं। और हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, फिर हम बिजली पे आ गए हैं, फिर पुश कर रहे हैं, फिर हमने सिस्टम को और जदीद कर दिया है, लेकिन इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं है। यहाँ नई लाइनें क्यों नहीं डल रही, इस पर आगे चलकर बात करती हूँ। लेकिन इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है करप्शन और चोरी का। कराची में टेक्सटाइल फैक्ट्रियों की आड़ में पानी की बड़ी चोरी पकड़ी गई है। पानी का बड़ा हिस्सा चोरी होने का इंकशाफ हुआ है।
कराची एक इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ के रिहायशियों के साथ साथ इंडस्ट्रीज को भी पानी की जरूरत है, स्पेशली टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को, जहाँ 1 kg कपड़े को प्रोसेस करने के लिए 100 से 150 लीटर पानी की जरूरत होती है। इस हिसाब से एक मिड साइज्ड फैक्ट्री भी दिन का 10 से 15 लाख लीटर पानी कंज्यूम करती है। और इस पानी को हासिल करने के लिए फैक्ट्री ओनर्स कभी बल्क लाइन में अपना पाइप लगाकर पानी चोरी करते हैं, तो कभी सक्शन पंप लगाकर। लेकिन इन तमाम चोरियों में चौकीदार भी मुलव्वस होता है। इस करप्शन को देखकर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने वाटर कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नदीम किरमानी को नौकरी से निकालने का हुक्म दिया। लेकिन माशाल्लाह से इनके ताल्लुकात कराची की ताजिर बरादरी के साथ इतने मजबूत थे कि उन्हें सिर्फ साल बाद ही 2019 में रिहायर कर लिया गया, वो भी इंडस्ट्रियल एरियाज के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोजीशन पर। मगर वाटर कॉर्पोरेशन की ये दोस्ती सिर्फ सनतकारों के साथ नहीं है। एक जमाना था गुलिस्तानी जौहर को फ्लैटों का जंगल कहा जाता था, लेकिन आजकल तो पूरा कराची जौहर बन चुका है। हर सड़क कमर्शियल है और जहाँ कभी एक 600 गज का मकान हुआ करता था, एक इंतहाई बदशक्ल हाई राइज खड़ी हो चुकी है, जिसमें 5-10 नहीं 200-300 लोग रह रहे हैं। यह है शहीद मिलत रोड का 2015 का गूगल इमेज, और ये है लेटेस्ट गूगल इमेज। ये है जिना एवेन्यू का 2015 का गूगल इमेज, और ये है आजकल की सूरत हाल। एक तरफ वाटर कॉर्पोरेशन वाले कहते हैं कि शहर में पानी नहीं है, फिर दूसरी तरफ इन हाई राइज बिल्डिंग्स को धड़ाधड़ एनओसी कैसे दिए जा रहे हैं। इनके रिश्ते हैं, साथ खाना खाते हैं। इनके जो बड़े हैं वो सिंध क्लब में साथ बैठ के विस्की पीते हैं। फैसले तो आपके वहाँ होते हैं। शहर को अनप्लान्ड तरीके से डेवलप होने दिया गया, और जो बिल्डिंग है इलीगल बिल्डिंग्स, वहाँ तो बहुत ज़्यादा करप्शन। कुछ बिल्डिंग्स को एनओसी नहीं मिलती है, फिर भी बना लेते हैं। कुछ को एनओसी 4 मंजिल की बनती है, वो 6-8 मंजिल बना लेते हैं। इन्होंने मिल के कानून ही बदलवा दिया। इस वक्त जो हाई राइज बिल्डिंग का लॉ है इस मुल्क में, वो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स को बाईपास करता है। आप जहाँ भी हाई राइज बनाना चाहते हैं बना दें। और अभी हाल में 1 महीने पहले इन्होंने कोशिश की कि बिल्डिंग लॉ को फिर अमेंड करें और रेजिडेंशियल एरिया में इजाज़त दे दें कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाने की। तो उस पर बहुत शोर मचा, उन्होंने वो विड्रॉ कर लिया। पानी की बात हो और टैंकर्स का जिक्र ना आए, ये तो मुमकिन नहीं। ये टैंकर्स नहीं है, कराची वाटर माफिया की कैश काउज हैं। कैसे? अभी समझाती हूँ। ये मैप देखें, कराची में 6 ऑफिशियल हाइड्रेंट्स हैं जहाँ से टैंकर्स पानी भरते हैं, और ये है वो इलीगल हाइड्रेंट्स जो जंगल में आग की तरह फैले हुए हैं। इन हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई भी खूब होती है। एनी के रिजर्वायर से के पास जो 2 लाइंस मेनली हमारी बल्क की गुजर रही हैं, एक 66 इंच की और एक 48 इंच की। 48 को 3 जगह से और 66 को 4 जगह से पंचर करके गैर कानूनी तौर पर हाइड्रेंट्स भरे जा रहे थे, और टैंकर्स भी मौजूद थे। जब हमने रेड किया, जो कल्प्रिट्स थे वो तो भाग गए वहाँ से, बट हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन कनेक्शंस को जो बल्क की लाइन से थे उनको हमने कम्प्लीटली मिसमार किया। अब दोबारा ये रिस्टोर हो जाएंगे, मे बी 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद सर्टनली फिर हम। तो ये इनका जो तरीकाकार यहाँ पे जो मुझे समझ आई है वो यही है कि इनको जितना हम इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लॉस हम इनको दें, उतना ही डिले होती जाती हैं इनकी चीज़ें। तो वो मैक्सिमम हम कोशिश ये करते हैं कि 2 से 3 हफ्ते में दोबारा उस जगह पे ऑपरेशन करें। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि पानी सिर्फ इलीगल वालों से चोरी होता है, तो ये आपकी भूल है। जो पैसे they are supposed to pay KWSB for that water, right? So they extract much more than that. That's what we saw when we were at that hydrant. I think we went to 2 hydrants, in fact, जहाँ पे हमने देखा, एक पे काफी टाइम हमने गुजारा था, and you could see the numbers were completely not in in consonance with what is claimed. और even the MD जो थे, उन्होंने हमें खुद बताया कि it earns between 60 and 70 million per month, and he himself said it should be at least 200% more. वो पैसा जो है वो हो जाता है, like it gets distributed between the stakeholders rather than going to the board to improve the system. Let's not forget the political patronage पे जो मुफ्त में tankers, that was really a shocking thing to me. That political patronage के उस पे, just in order to just give them little sweeteners, keep them happy, इनके जो workers हैं, इनके not only workers, some
प्रिटी सीनियर सिटी लीडरशिप के भी लोगों को 50,000 गैलन्स अपवर्ड्स डेली, 50,000 गैलन्स डेली के टैंकर्स मिलते हैं मुफ्त में. एंड देन देयर इज आल्सो द डीसी कोटा है, वो एक और जो हाइड्रेंट है विच इज सपोज टू सप्लाई औरंगी एंड बल्दिया, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी वाटर शॉर्टेज हो जाती है. दैट सप्लाइज टू ऑल दीज ऑफिशियल प्लेसेस एंड ऑल दैट, एंड वो भी एक्स्ट्रा पानी होता है. एंड देन यू हैव द NLC के जो होते हैं टैंकर्स, उनका तो हिसाब ही नहीं है. ये 60-70 मिलियन में जो अर्निंग थी उसमें तो NLC ने कितने दिया वो तो रिकॉर्डेड ही नहीं था. उनका तो बिल्कुल ऑटोनोमस सिस्टम है, और उनका हाइड्रेंट शाराय फैसल पे वो मिलिट्री लैंड पे है. ऑफ कोर्स दे टर्नर आई वाज टोल्ड लेटर कि नहीं वो सब लीगल है, अब लीगल कर दिया. तो ऑब्वियसली अगर ये लोग अगर कंसिडरिंग हु इज बिहाइंड दैट हाइड्रेंट, वो अगर वाटर बोर्ड को बोलेंगे तो जाहिर है वो ओके कर देंगे ना. तो अब उन्होंने ऑफिशियल कर लिया. द फैक्ट रिमेन्स व्हेन वी वर डूइंग द स्टोरी दैट वाज आल्सो एन इलीगल हाइड्रेंट. कराची में 8 से 10 हजार टैंकर्स हैं जो दिन की 40 से 50 हजार डिलीवरीज करते हैं. वैसे तो ये टैंकर्स 5,000 गैलन तक पानी पहुंचाते हैं, लेकिन 3,000 गैलन का कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लगाया जाए तब भी ये तकरीबन 15 करोड़ गैलन बनता है, जो कराची की एक्चुअल नीड का 21% है. और वो पानी जो कराची वालों की लाइनों में आना चाहिए था, उसे वो लाइनों में लगकर और खतीर रकम खर्च करके हासिल करते हैं. यह है टैंकर के लेटेस्ट रेट. 2,000 गैलन 7,000 रुपए, 3,000 गैलन 9,000 और 5,000 गैलन 15,000 रुपए का. यानी टैंकर का एक गैलन तकरीबन 3 रुपए का पड़ता है. महंगाई की वजह से नहीं ले सकते, गरीब आदमी क्या करेगा? अब एक सुजुकी आती है वो 1,500 रुपए की सुजुकी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो टैंकर तो दूर की बात है. 4-5 महीने पहले तक 6,000 का जो टैंकर आ रहा था, हुकूमत सिंध की मेहरबानी से 6,500 का हो गया है. किराए के साथ साथ जो है अब हमें ये दुख भी झेलना पड़ रहा है. जब हमने जानने की कोशिश की कि यही पानी जब लाइनों में आता है तो इसका क्या रेट होता है, तो हम पानी हो गए. कराची के एक रिहायशी यूनिट को यही पानी सिर्फ 26 पैसे फी गैलन के हिसाब से फराहम किया जाता है, जबकि खुद हाइड्रेंट्स वाले ये पानी वाटर कॉर्पोरेशन से 44 पैसे फी गैलन के हिसाब से खरीदते हैं. अगर अब भी आपको समझ नहीं आया कि ये पानी लाइनों में क्यों नहीं आता, तो आप रफ्तार नहीं कोको मेलन देखें. 26 पैसे का पानी 3 रुपए में बेचकर टैंकर माफिया कराची वालों से दिन के 45 करोड़ रुपए कमाता है, यानी महीने के 13 और साल के 150 अरब रुपए. जानते हैं यूनिवर्सिटी रोड वाले BRT प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट क्या है? 140 अरब रुपए. लेकिन कराची वालों को तो ना BRT मिल रहा है और ना ही पानी. ज्यादा प्रॉफिट के लिए टैंकर्स वाले ज्यादा से ज्यादा फेरियां लगाने के लिए अंधाधुंध ड्राइविंग करते हैं, और इस साल अब तक 60 से ज्यादा अफराद इन टैंकर्स के नीचे आकर जान से जा चुके हैं. कराची में हैवी ट्रैफिक, एक और मासूम जिंदगी निकल गया. टैंकर जो ना मेरे बच्चे पे चढ़ा दिया, मुंह पे नाम उसको बचा था, खींच के मैंने निकाला अपने हाथों. जब सड़कों पर ज्यादा टैंकर आता है तो सड़कों की तबाही भी लाता है. टैंकर्स जो है ना, वो मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा अजाब है हमारे ऊपर, और ये एक तरह की एतराफ़ है हमारी उस नाहली का कि हम लोगों ने एक सिस्टम जो शुरू से बना हुआ था उसको आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट करते गए, तबाह करते गए, और आज हमारे पास ये एक्सक्यूज़ है कि भाई चलो पानी तो मिलता है ना, टैंकर से ही मिल जाए. मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, आप हो सकता है इत्तेफाक ना भी करें, लेकिन आप देखिएगा कोई भी रोड नया बने पहले 2-3 हफ्ते वो ठीक होता है, उसका लेवल सरफेस नजर आती है, लेकिन रात को आपको गाड़ी की लाइट बताती है कि उस रोड के ऊपर लहरें आ रही हैं. फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लहरें बढ़ती चली जाती हैं और रोड आहिस्ता आहिस्ता सिंक हो रहा होता है. और फिर 2020 जैसे, 2022 जैसे, 2025 जैसे फ्लड आते हैं. फिर हम कहते हैं कि यार बाकी रोड तो सारा सूखा हुआ है, ये इस एरियाज में रोड बैठ के पानी क्यों 2-2 फुट खड़ा हो गया. तो ये जो मुसलसल टैंकर की मूवमेंट्स हैं ये हमें नुकसान दे रही हैं. लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जो रोज रोज के टैंकर्स अफोर्ड नहीं कर सकते और पानी की तलाश में वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं. लेकिन अब यहाँ भी पानी खत्म हो रहा है. एक जमाना था 100 या इवन 50 फीट ड्रिलिंग के बाद ही जमीन में पानी निकल आता था, लेकिन अब 300-300 फीट तक ड्रिलिंग करनी पड़ती है. कोई भी बोर 1.5 से 2 लाख में कंप्लीट होता है, और अगर इसके बाद भी खारा पानी निकल आया तो सारे पैसे जाया. लेकिन ये वाहिद मसला नहीं है. पानी हासिल करने का ये तरीका लिटरली हमारे घरों में दरार डाल रहा है. मेरे जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने भी ये एक सिस्टम किया हुआ है, बोरिंग लगा के उसको आरओ प्लांट से यूज कर रहे हैं. मेरे नज़दीक में ये कराची के लिए जहर कातिल है.
ग्राउंड वाटर पंप करना। उनको कोई बोरिंग वाला जो आता है बोरिंग करने के लिए ये नहीं समझाएगा कि जब आप जमीन से पानी एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आप एक लेयर में वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं और आपके सिंक हो सकता है। यस, उनके घर भी नहीं आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने घर की आसपास की सड़क की स्ट्रक्चरल वीकनेस को आप कॉज करें। और ये जो हम फ्लड सिनेरियोज देख रहे हैं ना, क्लाइमेट चेंज सिनेरियोज, हम लोग क्लाइमेट पे डाल के भूल जाते हैं। ये जो पानी जगह जगह एक्यूमुलेट होता है और एक दरिया चलने शुरू हो जाते हैं रोडों के ऊपर, ये सब इस चीज के आफ्टर मैथ्स हैं, एक रिजल्ट्स हैं, एक इम्पैक्ट्स हैं। चलिए, अच्छा हुआ कि उमर साहब ने खुद ही क्लाइमेट चेंज का जिक्र छेड़ दिया। आइए जानते हैं कि माहौलियाती तब्दीली पानी की फरहमी पे किस हद तक असरअंदाज हो रही है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो है ना पाइपों से निकलने वाला, वो 5 to 10% ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी, बाकी चोरियाँ हैं जिसको हम लॉसेस कहते हैं। पानी है हमारे पास। दरियाए सिंध का टोटल जो एवरेज पानी शुमार होता है सालाना, वो 104 मिलियन एकड़ फीट है, जो कम होके कभी बहुत ही खुश मौसम कभी हो जाए तो 80, 85, 70 तक पहुंच जाता है, और जब ज़्यादा हो जाए, इस साल बहुत ज़्यादा है तो 160-70 मिलियन एकड़ फीट तक पहुंच जाएगा पानी। कराची का पानी कितना है पता है उसमें? इस वक्त 1.7 मिलियन एकड़ फीट। पूरे इस पानी का 1% से भी थोड़ा ज़्यादा है, बस रास्ता बस। क्या कराची का इतना हक भी नहीं है? क्लाइमेट चेंज का ये है कि उसकी वजह से जिनको पानी अवेलेबल है भी, उनका भी नॉर्मल एवरेज जो आपके हॉट समर डेज से उनसे भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, फिर उसी तरह से सिर्फ इंसानी ज़रूरत का पानी नहीं जो आपके हाउस होल्ड है, आपके और चीज़ों के लिए भी पानी, आपने अगर पौधे लगाए हैं तो उनको ज़्यादा चाहिए, आपके शहर में पार्क्स हैं तो उसको और ज़्यादा पानी चाहिए उस मौसम में, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स हैं, हीट है, तो आपके वो भी एक जानदार चीज़ है जो इसी पानी पे डिपेंड करते हैं। सो ओवरऑल एक वो ऐसा साइकिल है, जैसे वो जो होता है ना, दैट रैट विच इज़ ऑन दिस व्हील, इट कांट जंप ऑफ। तो फिर आपको ये लगता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वो आसान तरीन तरीका है एक ब्लेम शिफ्ट करने का। सो वी कांट पुट एवरीथिंग ऑन टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मसला ये है कि आपकी जितनी भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उसके इम्पैक्ट्स को वो बदतर और ज़्यादा शदीद कर देता है। यानी कुदरती लिहाज से तो कराची को पानी की कोई कमी नहीं। हाँ, सप्लाई साइड पर थोड़ा सा शॉर्टफॉल है जो K4 से बाआसानी पूरा हो सकता है। ओह, क्या याद दिला दिया, K4 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त 2025 में, दिसंबर 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाए। अब देखिए, K4 जो है ये अल्लाह का मौजज़ा है। जब पहली बार K4 का ऐलान हुआ था तो मैं कुछ ऐसी दिखती थी। आज 2025 चल रहा है, पढ़ाई मुकम्मल करके इस वक्त मैं आपके सामने ही मजदूरी पे लगी हुई हूँ, लेकिन K4 अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। पहले समझ लेते हैं कि K4 है क्या। शुरू में जिस डिमांड और सप्लाई गैप का मैंने जिक्र किया था, K4 उसको खत्म करने के लिए बनाया जा रहा है। बकौल हुकूमत के कराची को अपना बकिया 65 करोड़ गैलन पानी इसके जरिए मिलेगा। यहाँ से पानी लेंगे केजल लेक से, करीब में हम एक पंपिंग स्टेशन बना रहे हैं, 2 बहुत बड़े बड़े। उन पंपिंग स्टेशन तक हम पहुँचेंगे। इन पंपिंग स्टेशन से फिर 2 पाइपलाइन चल रहे हैं। ये पाइपलाइन जो है, एक पिपरी के पास हमारा रिजर्वायर है, यहाँ पानी पहुँचाएगा। दूसरा फिर इसका आधा पानी जो है वो मंगो पीर के पास रिजर्वायर के पास जाएगा। हर पाइपलाइन में 130 मिलियन गैलन पानी आएगा। इसमें 65 यहाँ ड्रॉप होगा और 65 मंगो पीर पे, जबकि एक पाइपलाइन जो सीधी R2 पे जाएगी जहाँ 130 मिलियन गैलन पानी किया जाएगा। यहाँ पर 130 मिलियन गैलन, यहाँ पर 65 मिलियन गैलन की कैपेसिटी के रिजर्वायर भी बनाए गए हैं और उसी कैपेसिटी के फिल्ट्रेशन प्लांट भी बनाए गए। तो गोया कि इन जगहों पर कराची के लिए फिल्टर शुदा पानी दस्तियाब होगा। अब यहाँ से पानी ले जाकर कराची के सिस्टम में मिलाना और कराची के लोगों तक पहुँचाना पानी, वो एक अलग प्रोजेक्ट है जिसका नाम K4 ऑगमेंटेशन है, जिसको सिंध गवर्नमेंट कर रही है, कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड कर रहा है। वो प्रोजेक्ट अभी तक टेंडरिंग स्टेज में नहीं आया है और उसमें भी बहुत बड़े बड़े पाइप शहर से गुजारने हैं उनको। उनका कहना तो ये है कि 27 तक मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन जिस तरह का प्रोजेक्ट है इतना आसान नहीं है 27 तक उसको मुकम्मल करना। उम्मीद है इस मैप को आपने बहुत गौर से देखा होगा, क्योंकि आगे जाकर मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करवाऊंगी। K4 को बनाने की स्टडी 2003 में शुरू हुई और फिर 2016 में शुरू हुई इसकी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन।
जब उस्मानियन को नावी कंसल्टेंसी ने इसका डिजाइन कंप्लीट किया। पाकिस्तान आर्मी की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्ट्रैक्ट पे काम शुरू किया और डिसाइड हुआ कि इसकी 25 बिलियन की कीमत फेडरल और प्रोविंशियल 50-50 बांटेंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कराची में कोई काम बगैर किसी डिलेज, मुदाखलत या खराबी के हो जाए। 2018 में नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान, जिसे नेस्पाक कहा जाता है, उन्होंने K4 का डिजाइन रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन मुकम्मल तौर पे बंद हो गई। वक्त और पैसे दोनों जाया हो गए। खैर जाया तो नहीं हुए, पुरानी पाइप्स चोरी करके कुछ लोगों ने फायदा उठा लिया। 2020 में फेडरल गवर्नमेंट ने K4 की मुकम्मल जिम्मेदारी ले ली और फिर एक जॉइंट वेंचर के तहत, जिसको टेक्नो कंसल्टेंट इंटरनेशनल लीड फर्म के तौर पर देख रहा है, इसकी नए डिजाइन और रूट पे काम शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह K4 प्रोजेक्ट इस वक्त 63% कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि अगर फंडिंग अवेलेबल हुई, जो एक सीरियस इशू है इस अवेलेबिलिटी का, तो हम अगले साल के एंड तक इस K4 प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे। अब चूंकि हम मरीन पाइपलाइन ला रहे हैं, तो मरीन पाइपलाइन से किसी को भी रास्ते में फायदा नहीं पहुंचेगा। उस मरीन पाइपलाइन से कोई पानी नहीं ले सकता। वो बहुत हाई प्रेशर पाइपलाइन होगी, जिसके साथ फाइबर ऑप्टिक की लाइन, एक केबल बिछा हुआ होगा जो बताएगा अगर उस पानी के अंदर कोई भी गड़बड़ हुई, कोई चोरी करने की कोशिश की, किसी ने थेफ्ट करने की कोशिश की, तो मुमकिन ही नहीं होगा। सिर्फ K4 नहीं है, हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का यही हाल है। वो पहले उसका एक PC1 बनता है, विच इज़ लाइक द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट। वो कॉस्टिंग सही नहीं करते। मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर रह चुका हूँ। वो उनका एक प्रिंसिपल है कि कॉस्ट कम रखो ताकि अप्रूव हो जाए, बाद में रिवाइज कर देंगे। अब K4 बनाया जाता है, कई दफ़े तो उसकी अलाइनमेंट बदली गई है। क्यों बदली गई है कि ये उन्होंने अलाइनमेंट बनाई सीधी, मगर यहाँ आपका मकान आ जाता है, यहाँ इनकी ज़मीन आ जाती है, यहाँ लियारी वालों की कोऑपरेटिव फार्म है, और सब इतने पावरफुल है कि वो इस ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते। K4 क्यों कामयाब नहीं होता? क्योंकि उसमें मुदाखलत है। मुदाखलत कुछ किसकी है? एक तो अलाइनमेंट वालों की है, दूसरी जो मुदाखलत है ये उनको है, उनकी है जो इसका पानी चाहते हैं कि उनको पहुंचे। आपसे कहा था ना कि K4 के मैप में एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगी। ये देखें, जहाँ बाय ग्रेविटी फ्लो पानी आना चाहिए उसे पंप करके लाया जा रहा है। क्यों इतनी मुश्किल पैदा करके इस पे एक्स्ट्रा बिजली लगाई जा रही है? एक साहब है, उनका नाम है रियाज मलिक या मलिक रियाज, जो भी है। वो बहुत बड़े मोहसिन है कराची के। उन्होंने फैसला किया कुछ आबादियाँ हैं जो नई बसी है, वहाँ ये पानी जाना चाहिए, तो एक बनाया प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट उसको तब्दील करा दिया। ऑलरेडी डिजाइन में खराबी की वजह से इतना डिले हो गया, ऊपर से इन बहरिया टाउन वालों के लिए जमीन काफी नहीं थी, जो अब इन्हें हमारा पानी भी चाहिए। खैर, उन्हें भी पानी तब मिलेगा ना जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। कंप्लीट करने के लिए कराची को हुकूमत से पैसे चाहिए, लेकिन मिलती सिर्फ एक लॉलीपॉप है। K4 के हवाले से बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। इसकी फंड्स की तरसील के लिए मैं इसको नंबर 1 प्रायोरिटी दूंगा इंशाल्लाह। 86 अरब ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, बचे कितने? 40 बिलियन। इस साल के बजट में मिले कितने? 3.2 अरब। क्या ये कराची को जानबूझ के इग्नोर करते हैं या इन्हें हमारा ख्याल आता ही नहीं है? जितने भी लीडर बने हुए हैं अभी, इनको किसी को पानी की तकलीफ है तो कोई एक बता दो मुझे, एक। ऑर्फन है कराची, सियासी यतीम जिसको कहा जाए। ये अल्फाज बड़े बुरे लगते हैं हमें बोलते हुए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इसके अलावा क्या लफ्ज़ बनता है ऐसे शहर के लिए। इस साल ये हुआ कि वफाकी हुकूमत का जो बजट है तरक्याती, वो भी 1000 अरब का है और सूबाई हुकूमत का भी 1000 अरब का है। अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हो जाए तो कराची का एक भी प्रोजेक्ट है ये जो ना चल सके। वसाइल की कोई कमी नहीं। जो वसाइल कराची से ही जाते हैं वफाकी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत से सूबे के पास आते हैं, सूबे के पास से फिर गुम हो जाते हैं। K4 is a classic example of everything that is wrong with Karachi. ना वसाइल की कोई कमी है और ना ही पैसों की, सिर्फ तवज्जो और प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। हमने आपको कराची के वाटर क्राइसिस के बेशुमार मसले तो गिनवाए, लेकिन अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस पे। एक लमसम फिगर तो पूरे कराची की मिल जाती है कि भाई हमें इतने मिलियन गैलन पर डे का पानी चाहिए। मुझे ये फिगर क्यों नहीं मिलती कि कराची के अंदर कौन सी आबादी में कितना पानी कंज्यूम हो रहा है। एक पुराना जो आपका सिस्टम है उसे रिप्लेस करें और दूसरा आप करप्शन को खत्म करें। एक चीज होती है
जिसको कहते हैं बल्क मीटरिंग सिस्टम। अब आप हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए आप एक बल्क मीटर लगा दें तो आपको पता होगा कि हर टाउन को या आप हर डिस्ट्रिक्ट को जो भी है आप कितना पानी दे रहे हैं। वो एक मॉनिटरिंग का सिस्टम है। मॉनिटरिंग बगैर आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। हमारे लोगों को तो नहीं पता कि जो नए पाइप डल रहे हैं वो किस मटेरियल के हैं। उन्हें ये नहीं पता कि पुराने पाइप जो है वो गले हैं तो क्यों गले हैं। मुझे इस बात का यकीन है कि अगर ये चीज़ें पता हों तो आपका 25% मसला हल हो जाए। जो पानी आता है ये आपकी इंडस्ट्री को भी चलाता है, आपकी एक्सपोर्ट्स को भी चलाता है। ब्रॉड विजन होना चाहिए हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमत का। ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ये पूरी आपकी मईशत का मसला है। कराची का रुकना मईशत का रुकना है। चलिए, हुकूमत की इग्नोरेंस, फंडिंग की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन, हमने सब बात कर ली। अब आपसे बात करते हैं। जी, मेरा और आपका भी एक मसला है जिसका सलूशन भी हम खुद ही हैं। आपके पास पानी ना हो और आपके बराबर वाले घर के गेट से गाड़ी धोने का पानी रोड पे आ रहा हो तो कितना बड़ा शौक होता है। ठीक, और शऊर उस वक्त होगा, हम शऊर आना उसको कहेंगे कि जब हम उस घर का दरवाजा खड़का के बोल सकें, बेल बजा के बोल सकेंगे, देखें सर आपके घर से पानी बाहर रोड पे आ रहा है। आपको तो शायद आसानी से मिल गया हो, आपने टैंकर से मंगा लिया हो, लेकिन इस शहर में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनको शायद पीने के लिए भी ना मिलता हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पानी ज़ाया मत करो, चाहे बहते दरिया किनारे वुजू भी कर रहे हो। जहाँ कुछ इलाकों में सालों से पानी नहीं आता, वहाँ कुछ लोग घरों और मस्जिदों में बेतहाशा पानी ज़ाया भी करते हैं। लेकिन कराची में एक और तरह से भी पानी ज़ाया किया जाता है, हमारी एलीट के गोल्फ कोर्सेज को मेंटेन करके। बहरिया टाउन समेत कराची में 6 गोल्फ कोर्सेज हैं और अमेरिकी हुकूमत की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक 18 होल के गोल्फ कोर्स को मेंटेन करने के लिए रोजाना 2.5 से 5 लाख लीटर पानी की जरूरत होती है। इस पर तो बस एक शेर ही कहूंगी कि लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत, झुका के सर को सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर शौक सलामत के शहर और बहुत। इनजस्टिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जो वाटर यूटिलिटी के लोगों से आपने यकीनन बात की होगी और वो कहते होंगे कि जितना पानी है उसमें कराची वालों का गुजारा हो सकता है। लेकिन कौन से कराची वालों का, जिनके हज़ार गज के लॉन हैं, जिनके रिक्रिएशनल आपके रिजॉर्ट्स हैं, गोल्फ कोर्सेज हैं, क्लब्स हैं, या जो कच्ची आबादियों में ऑलमोस्ट खोलियों में रहते हैं, क्या उनका गुजारा होगा? पानी तो उनको भी चाहिए। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से पहले कराची माहीगीरों की एक छोटी सी बस्ती थी। कुलाची के इस गांव में माई कुलाची नामी औरत के बहादुरी के किस्से मशहूर थे। शायद यही वो रेजिलियंस है जो हम कराची वालों में आज बाय डिफॉल्ट पाई जाती है, और इसी रेजिलियंस के नाम पे हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम सारी मुसीबतें झेलने के लिए हमेशा रेडी बैठे हैं। पानी हो या गैस, ट्रैफिक हो या कचरे का ढेर, यहाँ के शहरी इस स्ट्रेसफुल जिंदगी के इतने आदी हो गए हैं कि शायद अब हम रियलाइज ही नहीं करते। यही हमारी असलियत है, यही हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल है। दिस इज एनीथिंग बट नॉर्मल। हमें हुकूमत से तो बहुत शिकायत है कि उन्हें कराची का ख्याल नहीं है, लेकिन क्या आपको और मुझे इसका ख्याल है? क्या हमें इसकी परवाह है? इस शहर ने हमें जो कुछ दिया, बदले में उसे सिर्फ हमारी तवज्जो और ओनरशिप चाहिए। कराची मेरा शहर है, इस शहर को उसका हक दो, इस शहर को उसका पानी दो। कामों से आते हैं तो पहले खाना नहीं खाते, पहले पानी भर के लेकर आते हैं वो लोग। तो बस मैं यही कहूँगा कि मौत का और कोई अंदाज नहीं है ये भी बम धमाका मगर आवाज नहीं है।